हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? संक्रमण तत्व। अब ये है अंतः संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, इससे पहले क्या पढ़े? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल पहले भी देखे हुए हो। अभी हम लोग ये डी ब्लॉक पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक को हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। पी ब्लॉक हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया, फिर डी ब्लॉक, और अब ये क्या है? एफ ब्लॉक। तो अब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, क्या दिया हुआ है? देखो, एफ ब्लॉक में दो सीरीज के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, एक लेंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज। क्योंकि एफ ब्लॉक में क्या है? दो आवर्त हैं, फर्स्ट वाला ये और ये सेकंड। तो ये फर्स्ट आवर्त को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथेनाइट्स और यहाँ पे एक्टिनाइट्स। तो इसको लेंथेनाइट श्रेणी या लेंथेनाइट्स, और इनको पूरे तत्वों को एक्टिनाइट श्रेणी या एक्टिनाइट्स, इन तत्वों को एक्टिनाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली श्रेणी लेंथेनाइट श्रेणी और इन तत्वों को लेंथेनाइट्स, और ये वाली श्रेणी एक्टिनाइट श्रेणी और इन तत्वों को एक्टिनाइट्स कहते हैं। अब क्यों लेंथेनाइट श्रेणी और क्यों एक्टिनाइट श्रेणी नाम है? तो देखो यहाँ पे डी ब्लॉक में आप लोग वापस आ जाओ और यहाँ पे ध्यान से देखो, सीरियम 55, बेरियम 56, लेंथेनम 57, उसके बाद होना चाहिए 58, लेकिन ये 57 के बाद क्या है? हाफनियम 72। तो 57 के बाद 58 कहाँ आया? यहाँ सीरियम 58, फिर ये पैरासियोडीमियम 59, फिर नियोडीमियम 60, फिर प्रोमीथियम 61, ऐसे करके लास्ट में लुटेशियम का है 71, और फिर यहाँ वापस आ गए हैं हाफनियम का है 72। तो 57 के बाद 58 से लेके 71 तक यहाँ, और फिर यहाँ हाफनियम, मतलब लेंथेनम के बाद ये शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इनको लेंथेनाइट्स कहते हैं। लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट्स और लेंथेनाइट्स के बाद हाफनियम। ठीक है, सेम वैसे ही एक्टिनाइट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रांसीसियम 87, फिर रेडियम 88, फिर एक्टीनियम 89, एटॉमिक नंबर दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये जो एक्टीनियम 89 है, उसके बाद 89 के बाद 90 होना चाहिए, लेकिन 90 ना होकर के रदरफोर्ड नियम का 104 है। तो 89 के बाद 90 कहाँ है? तो यहाँ थोरियम 90, फिर प्रोटेक्टेनियम 91, यूरेनियम 92, फिर लॉरेंसियम 103, यहाँ लॉरेंसियम 103, और उसके बाद रदरफोर्डियम 104। तो एक्टीनियम 89 के बाद 90 से लेके 103 तक इस श्रेणी में है, और उसके बाद 104 फिर से यहाँ है। तो एक्टीनियम के बाद के तत्व यहाँ है, इसलिए इसको एक्टिनाइट्स श्रेणी बोलते हैं, और इन तत्वों को एक्टिनाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो लेंथेनम के बाद यहाँ है ना, आपको समझ जाना है, इसीलिए हम लोग इनको पूरे को क्या बोलते हैं? जैसे देखो यहाँ पे लेंथेनम कौन से नंबर में है, कौन से वर्ग में है? तो 3rd बी वर्ग में है लेंथेनम। ये सब कौन से वर्ग में है? ये सारे। तो इनको भी 3rd बी में ही मानेंगे, क्योंकि लेंथेनम के बाद इसका कुछ नाम नहीं दिया गया, और लेंथेनम के बाद ही है ये, मतलब लेंथेनम के साथ वहीं पे हैं ये लोग, ये ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे 3rd बी में है, और एक्टीनियम भी 3rd बी में है, तो ये भी पूरे 3rd बी श्रेणी में है। ये पूछता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, समूह विस्थापन नियम, नाभिकीय रसायन आप लोग पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, वहां पे। तो ये पूरे तत्व जो लेंथेनाइट्स और पूरे एक्टिनाइट्स है, सभी कहाँ पे है? 3rd बी में ही है, इसी लाइन में है, मतलब कुल मिला के, क्योंकि यहाँ पे इनके पास जगह नहीं था तो उनको अलग से नीचे रखा गया है ना। क्लियर है? तो ये लेंथेनाइट श्रेणी, ये एक्टीनियम श्रेणी, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स इसमें, और 14 एलिमेंट्स इसमें। एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक, एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी में। ये है एफ ब्लॉक, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, बारी बारी पढ़ेंगे। पहले लेंथेनाइट श्रेणी पढ़ेंगे और फिर एक्टिनाइट श्रेणी पढ़ेंगे। तो पहले लेंथेनाइट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, या लेंथेनाइट श्रेणी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लेंथेनाइट्स या लेंथेनाइट श्रेणी। तो ये है लेंथेनाइट्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा लेंथेनाइट्स का? वैसे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया था। देखो N-2F 1 to 14, फिर N-1D 0 to 1 और NS2। ये पूरे एफ ब्लॉक के लिए काम करेगा ना, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। एफ ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? N-2F 1 to 14, ठीक है। फिर इसके बाद N-1D 0 to 1, फिर है NS2। मतलब कुल मिला के क्या है, अगर n की जगह पे 7 रख देते हैं, सपोज n की जगह पे 7 रख देते हैं, तो N-2, 7 में से 2 गया 5, F 1 से 14 के बीच कुछ होगा।
n-1, n बराबर 7 था, -1 यानी कि 6d, 0 से 1 कुछ होगा, n बराबर 7 s2। ये इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा ना। जनरल फॉर्मूला ये लिख दिया हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ठीक है। तो हम लोग लेंथेनाइट में आ जाते हैं। लेंथेनाइट में वही मैंने लिखा हुआ है n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns 1 to 2 लिखा है मैंने। आप लोग सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, किसी किसी में 1 भी है, ठीक। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब लेंथेनाइट्स का सबका बारी बारी से एक एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को कॉपी में नोट करना है, तो आप लोग नोट कर लेना। कॉपी में, बुक में भी दिया हुआ है, बुक से भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले सीरियम है। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर 58, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, जिनॉन लिख दिया है मैंने 54। ये तो आप लोग समझ गए ना, अक्रिय गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, मतलब पूरा लंबा लिखने की जगह पे जिनॉन लिख दिया। जिनॉन का होता है 54, तो 54 तक लिख दिए। बचा कितना, 4 और इलेक्ट्रॉन, तो 4f में 2 और 6s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, ये कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, मैंने पेंसिल से लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा अगर तो नोट कर लेना, 4f1 5d1 6s2, और ये वाला ही सही है। ये जो नीचे मैंने लिखा ना, ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन रियल में ये सही है, 4f1 5d1 6s2। तो f में इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन f में जा रहा है, इसलिए इनको f ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, f ऑर्बिटल में, d में नहीं जाता है, ठीक है। फिर प्रोसोडीनियम का है 4f3 6s2, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नियोडीमियम का है 4f4 6s2, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। प्रोमीथियम 4f5 6s2, इसलिए इसको डी ब्लॉक में नहीं रखे ना, देखो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, किसी किसी में अपवाद में है, बाकी सब में नहीं है। यूरोपियम 4f7 6s2, गैडोलिनियम 4f7 5d1 6s2, ठीक। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में, इसको जेई वगैरह के लिए बहुत काम आएगा आप लोगों को। तो सारे के सारे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग वीडियो पॉज करो और पॉज करके नोट कर लो पूरे का, ठीक है। क्लियर है, एक बार मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके पूरे को नोट कर लेना। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ये कितना ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, तो वो भी मैंने बगल में सबका लिख दिया है ऑक्सीकरण संख्या की, कौन कौन सा ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या मैंने लिखा हुआ है, जैसे सीरियम, एक चीज तो कॉमन है कि सभी के सभी 3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे, कितना, 3, तो +3 सब दर्शाएंगे। ये सभी धातुएं हैं, धातुएं हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा दान करती है, इलेक्ट्रॉन दान करती है तो हमेशा प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे ना, पॉजिटिव, तो सभी के सभी +3, देखो सब में +3 लिखा हुआ है, लास्ट तक में पूरे में +3 सब में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इसमें से ऐसे एटॉम परमाणु भी हैं जो +3 के साथ साथ +2 और +4 भी दर्शाते हैं। जैसे देखो, नियोडीमियम +2 भी दर्शाता है, +4 भी दर्शाता है, प्रोसोडीमियम +4 दर्शाता है, सीरियम +4 दर्शाता है, प्रोमीथियम सिर्फ +3 दर्शा रहा है, लेकिन सेमेरियम +2 और +3 दोनों दर्शा रहा है, यूरोपियम +2 +3, गैडोलिनियम सिर्फ +3, टर्बियम +3 +4, डिस्प्रोसीमियम +3 और +4, होलोमियम +3, इर्बियम +3, थूलियम +2 और +3, इटर्बियम +2 और +3 और ल्यूटेशियम +3 दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबका नाम लिखा हुआ है ताकि आप लोग को प्रोनाउंसिएशन भी इजी हो, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में। अच्छा देखो, +3 ऑक्सीकरण अवस्था सब दर्शाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी लेंथेनाइट्स हैं सभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनमें से कुछ +2 भी दर्शा रहे हैं और +4 भी दर्शा रहे हैं, और कुछ +2 और +4 दोनों दर्शा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ +4 और +3 दर्शा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ +2 और +3 दर्शा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो +2 +3 और +4 तीनों दर्शा रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम तो ऐसे हैं जो सिर्फ +3 दर्शा रहे हैं। तो इसमें अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन +4 दर्शाता है। तो देखो, जैसे सीरियम +4 दर्शाता है, और मैंने +4 में ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब +4 ही ज्यादा दर्शाता है। ये +4 में ज्यादा स्थायी है, +3 में उतना ज्यादा स्थायी नहीं है। तो सीरियम मोस्टली क्या दर्शाएगा, +4, ठीक है। प्रोसोडीमियम का देखो, मैंने +3 भी दर्शाता है, +4 भी दर्शाता है, लेकिन +4 को मैंने ऐसे डैश किया है नीचे। जिसमें भी डैश क्यों मैं नीचे, वो समझ जाना कि वो दर्शाता तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, कभी कभी, एकदम रेयरली, मतलब ये स्थायी नहीं है, स्थायी इसमें रहता है। ये प्रोसोडीमियम किस में रहेगा, +3 में, +4 में नहीं। जबकि अगर मैं ब्रैकेट लगाई हूं तो समझ जाना है कि यही दर्शाएगा। सीरियम किस में रहेगा, +4 में, +3 में नहीं। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो, सेमेरियम +2 के नीचे मैं डैश लगाई हूँ, मतलब ये +2 दर्शाएगा तो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं दर्शाएगा ना, ठीक। लेकिन यूरोपियम +2 को मैंने ब्रैकेट किया है, मतलब ये +2 ही ज्यादा दर्शाएगा, +3 नहीं, ठीक। टर्बियम +4 को ब्रैकेट लगाया है, मतलब +4 ज्यादा दर्शाएगा, +3 कम दर्शाएगा। डिस्प्रोसियम +4 को मैंने डैश किया है, मतलब ये बहुत कम दर्शाएगा और ये +3 ज्यादा दर्शाएगा। थूलियम +2, थूलियम क्या है, +2 डैश किया है, मतलब ये +2 को बहुत कम दर्शाएगा, +3 ज्यादा दर्शाएगा।
इटर्बियम +2 ब्रैकेट लगाया, मतलब ये +2 ही ज्यादा दर्शाएगा, +3 कम दर्शाएगा। तो कुल मिला के क्या दिखा आप लोगों को कि जो सीरियम है वो +4 ज्यादा दर्शाता है और टर्बियम +4 ज्यादा दर्शाता है। वो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखो सीरियम +4 और टर्बियम +4 ज्यादा दर्शाते हैं, ये स्थायी है इस रूप में, ठीक है। ये प्रोसोडीमियम और डिस्प्रोसीमियम भी +4 दर्शाते हैं, लेकिन बहुत कम दर्शाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन कम ब्रैकेट लगा दिया है, उसको कम दर्शाते हैं। ये दोनों ज्यादा दर्शाते हैं। सेम वैसे ही यूरोपियम +2 और इटर्बियम +2 बहुत ज्यादा दर्शाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +2 में इटर्बियम और यूरोपियम ज्यादा दर्शाते हैं। लेकिन +3 किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑल लिखा है मैंने, मतलब +3 तो सबके द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण संख्या, नोट कर लेना, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका कलर, रंग कैसा ये दर्शाता है, ठीक है। तो रंग के बारे में कैसे पता चलेगा? देखो कलर यहाँ पे मैंने बना दिया है। क्या करना है आप लोगों को कलर समझने के लिए? पहले तो आप लोगों को नाम याद रहना चाहिए लाइन से कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो शुरू से आपको नाम याद होना चाहिए ना। लेंथेनम से हम लोग लेंगे, यहाँ पे मैं सीरियम से लिखी हूँ पर लेंथेनम भी हम लोग लेंगे ना, तो मैं लेंथेनम से ले रही हूँ। लेंथेनम, फिर सीरियम, फिर प्रोसोडीमियम, फिर नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम और यूरोपियम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 7 इधर लिखना है हम लोगों को। यूरोपियम के बाद क्या होता है? गैडोलिनियम, तो गैडोलिनियम को मैं नीचे लिख दे रही हूँ, ठीक है। फिर यूरोपियम के बगल में लिख दो टर्बियम, अब ऊपर चलना है। टर्बियम के बाद डिस्प्रोसियम, फिर होल्मियम, फिर इर्बियम, फिर थूलियम टीयम ना, फिर इटर्बियम, फिर लुटेशियम। ऐसे लाइन से लिखना है। देखो सब लाइन से हो गया ना, लेंथेनम, लुटेशियम, सीरियम, इटर्बियम, प्रोमीथियम, ट्रिथ्यूलियम, ऐसे करके लाइन से हो गया। क्लियर है? ऐसे लिखना है आप लोगों को, इससे आपको पता चल जाएगा कौन कलर देगा और कौन नहीं कलर देगा। अब देखो सब साथ में भी हो गए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था +2 ऑक्सीकरण दर्शाने वाले यूरोपियम और इटर्बियम, तो देखो यूरोपियम और इटर्बियम, नो ऐसे नहीं, एक चलेगा ऐसे ही। आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या मैं बताना चाह रही थी, अभी बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐसे आप लोग बना लिए ना। अब ध्यान में रखना है आप लोगों को कि ऊपर के ये दोनों कलर नहीं देंगे और नीचे का ये गैडोलिनियम कलर नहीं देगा, बाकी ये पूरे कलर देंगे। बस कितना इजी है। देखो ऊपर के ये दोनों, मतलब लेंथेनम भी कलर नहीं देगा। अच्छा कलर कब पूछेंगे? जब लेंथेनम +3 में रहेगा ना, लुटेशियम +3 में रहेगा, सीरियम +3 में रहेगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम लोगों को कलर के बारे में चेक करना है। तो +3, सबका +3 लेना है ना, सबका +3, ठीक है, सबको +3 में लेना है आप लोगों को, ठीक। क्योंकि आयन बनाता है तभी तो कलर होता है ना, ऐसे नॉर्मल मेटल का कलर हम लोग थोड़ी पूछ रहे हैं। ऐसे नॉर्मल तो सिल्वरी टाइप का दिखेगा। तो +3 बनाने के बाद जब ये यौगिक बना लेगा तब कौन सा कलर दिखेगा? वो तो ये दोनों तो बिल्कुल कलर नहीं दिखाएंगे ये सब, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं। यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। क्या बोल रही हूं मैं? सीरियम +3 में जाते हैं, ठीक है। तो +3 में सीरियम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं सीरियम में कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि नहीं। देखो सीरियम यहाँ पे, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ये दान कर देगा। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा तब इसके पास देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि नहीं। तो 2 यहां से दान किया और एक 4f से दान कर दिया, तो डी में तो बचा ना इलेक्ट्रॉन, फिर भी सॉरी पहले यहाँ से 2 और एक डी से दान किया, 3 हो गया। लेकिन 4f में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसके पास अनपेयर्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सीरियम में। इटर्बियम में चेक कर लेते हैं, ठीक। इटर्बियम कहाँ है? यहाँ। ये देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और यहाँ से 1, तो 4f में कितने हो जाएंगे? 13। 4f में 13 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग 4f? 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, तो इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इनको कलरफुल होना चाहिए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक। तो ये तो हम लोग चेक कर लिए कि इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको कलरफुल होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है इसका कलर, मैं बताऊंगी क्यों। अब हम लोग लेंथेनम और लुटेशियम चेक करते हैं। लेंथेनम चलो आप लोग खुद से चेक करना, मैं लुटेशियम चेक करवा रही क्योंकि यहाँ पे लुटेशियम मैंने लिखा हुआ है ना। तो ये देखो लुटेशियम 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, अगर 2 और 1 3, ये दोनों दान हो गए, बचा क्या? 4f में 14 मतलब यहाँ पे मैंने 13 बनाया था, 14 पूरे के पूरे क्या हो गए? पेयर हो गए, पूरे युग्मित हो गए।
तो मतलब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी नहीं रहता है। आप लोग चेक कर लेना लैंथेनम का कॉपी में लिख करके, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरे के पूरे यहाँ पे 14 हो गए, युग्मित हो गए पूरे, यहाँ +3 स्टेट में, इसके पास भी नहीं रहता है। तो इसके पास तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये तो रंगहीन होगा, कलर देगा नहीं। लेकिन इन दोनों के, लेकिन इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो इनको कलर देना चाहिए, लेकिन ये कलर इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांजिशन होगा, F से D में जाएगा, लेकिन जो ट्रांजिशन के बाद जो ऊर्जा निकलेगी वो यूवी रीजन में निकलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, जो हम लोग को नहीं दिखता है ना, इसलिए हम लोग को इसका कलर भी नहीं दिखाई देता है। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो ऊर्जा हम लोग को मिल रही है वो यूवी रीजन में मिल रही है, और यूवी रीजन वाला चीज हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए इनका कलर नहीं होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इन दोनों का कलर नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दोनों का कलर नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन यूवी रीजन में मिलता है लाइट, ठीक है। बाकी सभी कलरफुल हैं, जितने भी हैं सबका कुछ ना कुछ कलर है। यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने कलर, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, जेई और नीट में आप लोगों को काम आएगा। ये देखो, ये GLPYP ऐसे करके मैंने लिख दिया है कलर। G मतलब ग्रीन, L मतलब लाइट पिंक, P मतलब पिंक, Y मतलब येलो, P मतलब पिंक, कलर भी लिख दिया मैंने। तो ये सब कलर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण कैसे पता चलेगा, तो वही आप लोग जो अभी डी ब्लॉक में पढ़े थे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं तो डाईमैग्नेटिक। तो इन दोनों के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये दोनों तो डाईमैग्नेटिक हो जाएंगे, वही मैंने लिखा है, लैंथेनम 3+ के रूप में डाईमैग्नेटिक, लुटेशियम 3+ के रूप में डाईमैग्नेटिक। बाकी बीच के जितने भी तत्व हैं, सीरियम, जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, तो ये पता रखना है आप लोगों को। सीरियम अगर +4 में देखोगे तो वो डाईमैग्नेटिक होता है, मैंने बताया था सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, स्टेबल, यहाँ पे +4। तो अगर +4 के रूप में सीरियम, यहाँ पे मैंने +3 वाला केवल बताया है ना, यहाँ पे सीरियम भी +3 में है, सब +3 में रहेंगे, लेकिन अगर सीरियम +4 में लोगे तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, डाईमैग्नेटिक, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। अब आप लोग जानते हो परमाणविक और आयनिक त्रिज्या यानी कि परमाणु का साइज, कि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का साइज छोटा होते जाता है, ठीक है, पढ़े हो ना ये, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का साइज छोटा होते जाता है। वही यहाँ पे भी हम लोगों को देखना है कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होते जाती है, लैंथेनम से लुटेशियम तक कम होते जाती है। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लैंथेनाइड में संकुचन, लैंथेनम 3+ से लुटेशियम तक जाने में आकार में कमी होना, परमाणु का आकार छोटा होते जाता है, साइज छोटा होते जाता है, जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए था, लेकिन परमाणु का आकार बड़ा ना होकर के परमाणु का आकार क्या होते जाता है, छोटा। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। अब लैंथेनाइड संकुचन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। का कारण क्या है, तो 4f ऑर्बिटल का कमजोर आवरण प्रभाव। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4f में जा रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग देख रहे हो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4f में जाता है ना, सभी में देख रहे हो। तो देखो सपोज मैं एक एग्जाम्पल बना रही हूँ, सपोज मैं सीरियम का एग्जाम्पल बना रही हूँ, ठीक है। सीरियम ना लेकर के मैं कुछ और ले लेती हूँ, प्रोमीथियम ले लेती हूँ, ठीक है, प्रोमीथियम का एग्जाम्पल बना रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, जिनॉन 54, फिर 4f 5, 5d 0, 6s 2, मतलब प्रोमीथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर 61। तो इसका न्यूक्लियस के अंदर 61 इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कोष में, ठीक, ऐसे हम लोग पूरा 6 ऑर्बिटल बना दिए, क्योंकि 6s तक लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 6 कोष हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 कोष मैंने बना दिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके दिखा रही हूँ। प्रोमीथियम का 61 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, तो मैं 6 कोष हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d भी होगा यहाँ पे, 3d10, और उसके बाद 4s2, 4p6, 4d10, 4f भी होगा, और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 5 ही है, तो मैं 5 ही लिखती हूँ। फिर 5s2, 5, मैं अब्बाउ के नियम से नहीं लिख रही हूँ ना, पहले कोष में कितना है, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, ऐसे लिख रही हूँ, अब्बाउ के नियम से नहीं लिख रही हूँ। 5p6,
5d में 0 बता रहा है यहाँ पे, तो 0, अगर 5d में 0 है तो 5f तो स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, है ना। फिर क्या है 6 छठवें कोष में 6s2, यहाँ लिखती हूँ 6s2 6p वगैरह तो है नहीं, तो सब में 0 होगा, 6d 0 6f 0, ठीक। लेकिन कोष शुरू हो गया तो पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 10 और 6 16 और 2 18 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर चौथे कोष में देखो 10 6 और 2 18 18 और 5 23 इलेक्ट्रॉन्स। फिर पांचवें कोष में 6 और 2 8 ओनली, और छठवें कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ये है टोटल, देख लेते हैं 61 हुआ कि नहीं। 8 and 2 10, 10 और 18 28, 28 और 23 51, 51 और 8 59, 59 और 2 61, कंप्लीट, है ना। तो देखो क्या पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कोष सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में 23 इलेक्ट्रॉन्स, और फिफ्थ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। ये जो आखिरी से पहले वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं ना, इधर वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे ये वाला कोष यानी कि N-2, इसमें क्या है F में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे N-1, इसमें क्या है D में तो चलो 0 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो ये परिरक्षण प्रभाव दर्शाएगा। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि S में अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाए तो परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा, P में जाए तो थोड़ा कम, D में जाए तो बहुत कम, और F में अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बहुत ज्यादा कम परिरक्षण प्रभाव दर्शाता है। और यहाँ पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है 4f में, F ऑर्बिटल में जाता है यहाँ पे। तो ये परिरक्षण प्रभाव दर्शाएगा। और F वाला परिरक्षण प्रभाव कैसे दर्शाता है, बहुत कम। तो जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहे हैं वो F में आते जा रहे हैं और परिरक्षण प्रभाव कम दर्शा रहा है। मतलब जो नाभिक का आकर्षण होगा वो इसको भेद करके बाहरी कोष तक चला जाएगा, और बाहरी कोष को क्या करेगा अंदर की ओर खींच लेगा, जिससे आकार क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि लेंथेनाइट्स का आकार लेंथेनम से लुटेशियम तक जाते जाते छोटा होते जाता है। उसका कारण ये है कि 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और 4f ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव बहुत कमजोर होता है, आवरण प्रभाव बहुत कमजोर होता है, इसलिए आकार छोटा होते जाता है, और इसी को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब लेंथेनाइट संकुचन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं हम लोग, इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जैसे देखो 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों का आकार एक समान हो जाना, क्योंकि आकार एकदम छोटा होते जाता है और सभी में परिरक्षण प्रभाव आएगा। अब देखो इसमें भी परिरक्षण प्रभाव है, इधर भी परिरक्षण प्रभाव आएगा, सब में परिरक्षण प्रभाव आते जाएगा। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण सबका आकार छोटा होते जाएगा, और सभी के आकार में ऐसा अंतर आएगा कि लगभग सबका आकार एक जैसा दिखने लगेगा। तो इधर वाले सब बराबर हो जाएंगे। वही चीज चूंकि ये इस लाइन में था और ये इस लाइन में था, तो ये दोनों भी, ये 4D वाले में था और ये 5D वाले में था ना। ये 4D के बाद शुरू हुआ है और ये 5D के बाद शुरू हुआ है। चतुर्थ ट्रांजिशन सीरीज और पंचम ट्रांजिशन सीरीज, सॉरी तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी वाले के बाद हुआ है ना। तो ये जो लेंथेनाइट संकुचन यहाँ तक चलता है ना, वो उसके बाद यहाँ भी चलता है, इधर भी पूरा चलता है, ठीक है पूरा। फिर एक्टिनाइट्स में भी एक्टिनाइट संकुचन होगा, वो यहाँ तक चलेगा और फिर इधर भी चलेगा। तो इन सब का आकार भी छोटा होते जाएगा, इन सब का आकार भी छोटा होते जाएगा, सबका आकार छोटा होते जाएगा। उसके कारण क्या होता है, ऐसे तो हम लोग कहते हैं ऊपर वाले छोटे और नीचे वाले बड़े होने चाहिए, यानी कि स्कैंडियम इधर अगर आए तो क्रोमियम को छोटा साइज का होना चाहिए, टंगस्टन को बड़ा, और मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लेंथेनाइट संकुचन के कारण सबका आकार छोटा हो जाता है। तो ये सबके आकार, ऊपर वाले के आकार इन नीचे वाले के आकार के लगभग बराबर हो जाते हैं। तो सभी का आकार लगभग एक जैसा हो जाता है। इसको ट्विन एलिमेंट ऐसे करके दर्शाते भी हैं, एक बराबर आकार हो जाता है ना, तो ट्विन एलिमेंट करके यहाँ पे मैंने बनाया भी है, ये देखो ये ट्विन एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्विन एलिमेंट्स, मतलब इनका आकार सेम है। जर्कोनियम का हाफनियम से, नायोबियम का टेंटेनम से, मोलिब्डेनम का टंगस्टन से, इनका आकार एक बराबर हो गया है। क्यों, लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव यहाँ तक पूरा पड़ रहा है, तो सबके आकार लगभग बराबर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, लेंथेनाइट तत्वों के पृथक्करण में कठिनाई आती है। अगर आपको एक मिक्सचर दे दिया जाए, मिक्सचर में देखो सीरियम भी है, प्रोमीथियम भी है, सेमेरियम भी है, सभी लेंथेनाइट्स है ना। अब चूंकि सबका आकार एक बराबर दिखाई देगा तो इनको अलग अलग पहचान करना मुश्किल होगा कि नहीं, अलग अलग पहचान करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इनका पृथक्करण कठिन हो जाता है, क्योंकि सबका आकार एक जैसा हो गया है लेंथेनाइट संकुचन के कारण।
दूसरा एक और चीज क्या होता है लेंथेनाइट संकुचन कारण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछता है लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण तथा महत्व को समझाइए। तो महत्व पूछे, परिणाम पूछे, आपको यही वाला लिखना है। बुक में अच्छे से दिया है, हम आप लोग फॉलो करना बुक को। अब देखो और क्या होता है, जब ये क्षार बनाते हैं हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके, लेंथेनाइट्स जब क्षार बनाते हैं तो देखो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्रोमीथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। पूरा ना मैं बीच का नहीं लिखी हूं, सभी बनेंगे, ठीक है, डैश डैश कर दी हूं, मतलब बीच में भी बनेंगे ना। तो चूंकि इसका आकार बड़ा है और इधर वाले का छोटा है, जितना ज्यादा आकार छोटा होता है उतना ज्यादा जो यौगिक बनता है वो सहसंयोजी होता है, और अगर यौगिक सहसंयोजी है तो क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आकार कम होते जाएगा, आकार कम होगा तो सहसंयोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी, और सहसंयोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी तो क्षारीय प्रवृत्ति घटेगी। जितना ज्यादा आयनिक होता है ना बंध, उतना ज्यादा क्षारीय होता है। तो यहाँ पे बंध कैसा हो जा रहा है, सहसंयोजी, इसलिए क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। तो पूछेंगे कौन ज्यादा क्षारीय है, तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्षारीय है, लुटेशियम हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय है, क्योंकि लुटेशियम का आकार लेंथेनम से छोटा है, इसलिए इसका जो बंध है वो सहसंयोजी प्रवृत्ति का है। तो इधर से इधर आने पे क्षारीयता क्या होती जाती है, हाइड्रोक्साइड की कम होते जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट है लेंथेनाइट्स के रासायनिक गुण, किससे किससे ये क्रिया करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण दर्शाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है लेंथेनाइट्स के रासायनिक गुण में। देखो हेलोजन से क्रिया करेगा, एक बार आप लोग नोट कर लेना, मैं ऊपर कर दे रही हूँ कॉपी, नोट कर लो, क्योंकि रेड पेन से लिखा है तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, ये चार्ट को, ठीक। लेंथेनाइट्स का एलन लिख दिया है, मतलब यहाँ पे पूरे लेंथेनाइट्स आ जाएंगे ना, सीरियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, टर्बियम, सब आ जाएंगे। मैं एलन लिख दी हूँ केवल संकेत। हेलोजन से क्रिया करेगा तो लेंथेनाइट ट्राईऑक्साइड हैलाइड बनाएगा, मतलब 3 हेलोजन साथ में जुड़ते हैं, ठीक है। कार्बन से क्रिया करेंगे और बहुत तेज 2773 केल्विन तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, लेंथेनम कार्बाइड बनेगा। डाइल्यूट अम्ल डालेंगे, कोई भी तनु अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा, क्योंकि धातु होते हैं सारे के सारे, और धातु तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, बर्न इन ऑक्सीजन लिखा है मैंने, मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो ऑक्साइड बनेगा, जिसका नेचर कैसा होगा, क्षारीय। बेसिक इन नेचर लिखा है मैंने, मतलब लेंथेनम का ऑक्साइड बनेगा और क्षारीय होगा। नाइट्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो लेंथेनाइट्स नाइट्राइड बनाएंगे। सल्फर के साथ गर्म करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है हीटेड विथ सल्फर लिखा है ना, एस, सल्फर। सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो लेंथेनाइट सल्फाइड बनाएंगे। पानी के साथ गर्म करेंगे तो क्षार बनाएंगे और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो ये आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पे देखो एक मैंने ये पॉइंट भी लिख दिया है कि सीरियम का ट्राईऑक्साइड नहीं बनता है बल्कि डाइऑक्साइड बनता है, ये भी लिख दिया। जबकि यहाँ पे मैंने लिखा था कि ट्राईऑक्साइड बनते हैं सारे लेंथेनम के ना, लेकिन सीरियम नहीं बनाता है, वो डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक। तो ये था इसकी क्रिया करना, और इसका बहुत सारा उपयोग है लेंथेनम का मिस मेटल बनाने में। मिस मेटल समझते हो, जैसे मिश्र धातु होता है ना, वैसी मिश्र धातु, मिश्र धातु होता वैसी मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या करते हैं हम लोग, डी ब्लॉक के तत्व लेते हैं कोई भी, जैसे आयरन, क्रोमियम वगैरह, इन सबको मिक्स करते हैं। मिस धातु जब बोलेंगे ना, मिश्र की जगह मिस धातु बोलेंगे तो समझ जाना कि आयरन वायरन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई लेंथेनाइड या एक्टिनाइड होगा, कोई ना कोई। इनको मिक्स कर देंगे तो मिश्र धातु की जगह मिस धातु नाम हो जाएगा, ठीक है। तो मिस धातु बनाने में होता है, लाइटर वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है, ग्लास इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। एक बार आप लोग उपयोग को बुक से फॉलो करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स हो गया, एक्टिनाइड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से इसका आप लोगों को नोट करवा देती हूं मैं। एक्टिनाइड्स एक्टिनियम से शुरू होगा, एक्टिनियम डी ब्लॉक में है, और एफ ब्लॉक जब आता है तो थोरियम से स्टार्ट होता है ना, तो थोरियम, फिर प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, स्क्यूरियम, बर्कलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोवेलियम, लॉरेंसियम। जितने भी यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व है ना, सभी को आर्टिफिशियली बनाया गया है, कृत्रिम रूप से लैब में बनाया गया है। इसीलिए सबका नाम भी देखो वहां के साइंटिस्ट या उस जगह के नाम पे है जहां पे इसको खोज की गई है ना, इनका नाम वैसे देखो, आइंस्टीनियम आइंस्टीन ने खोज की है, कैलिफोर्नियम कैलिफोर्निया वाला, तो उन्हीं के हिसाब से इनका नाम भी रखा गया है, ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज की या जिस जगह पे इसकी खोज हुई है उसके हिसाब से। अब इनका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे थोरियम 90 है तो रेडॉन तो लिख देना सब में 86, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 86 के बाद आगे लास्ट वाला ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग एक बार नोट कर लो, मैं ऊपर कर दे रही हूँ कॉपी को, एक बार ऐसे करके मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि पूरा एक साथ आपको दिखाई दे। ऑक्सीकरण संख्या भी आप लोग नोट कर लेना।
ठीक, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर इसका फोटो क्लिक करके आप लोग को व्हाट्सअप करूंगी। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो था वो क्लियर दिख रहा था या नहीं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा है, 5D161 एक्चुअली ये जो नीचे मैंने लिखा है ये वाला करेक्ट है, दोनों लेता है कई बार, लेकिन इसको मोर करेक्ट मानेंगे। 5F0 6D2 7S2, F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको मोर करेक्ट मानेंगे। ठीक है, बाकी सबका सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में आ रहा है और 7s ऑर्बिटल पूरा फुल है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में 1 2 3 4 6 7 7 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या सभी +3 दर्शाएंगे। इसमें भी देखो सब में +3 मैंने लिखा है, सब +3 दर्शा रहे हैं। +3 के अलावा ये लेंथेनम, जैसे लेंथेनम में आप लोगों ने क्या दिखा था, या तो +3 या तो +4 या तो +2, ये 3 केवल दिख रहे थे ना। पर इसमें देखो +3 +4 +5 +6 +7 तक भी दिखा रहे हैं, कुछ +2 भी दिखा रहे हैं। तो कई प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या ये लोग दर्शाते हैं। अब जिसको जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है गोला बना के, वो उस कंपाउंड के लिए, उस तत्व के लिए उसका स्थायी ऑक्सीकरण संख्या है। मतलब अगर एक्टीनियम की बात करें तो वो +3 ही स्थायी दिखाएगा। थोरियम सीरियम के जैसा +4, जैसे वहां सीरियम +4 दर्शा रहा था वैसे यहाँ थोरियम +4 दर्शाएगा। +3 भी दर्शाएगा लेकिन +3 बहुत कम, +4 ज्यादा। प्रोटेक्टिनियम +3 भी दर्शाएगा, +4 भी दर्शाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या दर्शाएगा, +5। स्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसकी, +5। यूरेनियम +3 +4 +5 भी, लेकिन स्थायी ऑक्सीकरण संख्या +6। नेपच्यूनियम का स्थायी +5, लेकिन ये +3 +4 +6 और +7 भी दर्शाएगा। प्लूटोनियम +3 +5 +6 +7 सब दर्शाएगा, लेकिन +4 में स्थायी रहेगा। अमेरिकम +2 +3 +4 +5 +6, लेकिन +3 स्थायी। क्यूरियम +3 और +4 दोनों, लेकिन +3 स्थायी। बर्कलिनियम +3 +4 दोनों, लेकिन +3 स्थायी। कैलिफोर्नियम +2 +3 दोनों, लेकिन +3 स्थायी। आइंस्टीनियम इधर से फिर पूरे +2 +3 दोनों दर्शाएंगे, लेकिन सभी का +3 स्थायी है। सिर्फ नोबेलियम का +2 भी स्थायी है और +3 भी स्थायी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट रंग, वही होगा रंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें भी, कि कलर क्या होंगे, इसमें भी सेम वैसे ही कलर का कॉन्सेप्ट होगा कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल होगा, और अगर f ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरफुल नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कलर ये भी दर्शाते हैं। मतलब किस रूप में कलर दर्शाएंगे, जब इसका आप ऐसे +3 फॉर्म लोगे ना, +3 और आयन फॉर्म लोगे। ऐसे नॉर्मल धातु की बात करें तो नॉर्मल धातु कैसा होगा, ये तो धातु है, मेटल के जैसा, सिल्वर के जैसा सफेद मेटल चमकदार दिखाई देगा। लेकिन जब ये यौगिक बना लेगा तब की कलर की बात कर रहे हैं ना, तो यौगिक बना लेगा तो तभी कलरफुल होगा जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन F में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीकरण संख्या हो गया, कलर हो गया, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। जैसे उसमें लेंथेनाइट संकुचन हो रहा था वैसे ही इसमें भी एक्टिनाइट संकुचन होगा, मतलब कि बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। अब उसमें लेंथेनाइट संकुचन के कारण जितने भी प्रभाव पड़ रहे थे वैसे ही सेम इसमें भी पड़ेंगे, तो उसको पढ़ लिए तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चुंबकीय गुण भी सेम वही, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे युग्मित हैं, तो प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक। ठीक है, अब इसके सामान्य गुण देखो दिया हुआ है, कुछ रासायनिक गुण। एक्टिनाइट्स उबलते जल से, मैंने एक्टिनियम लिख दिया है, एक्चुअली एक्टिनाइट्स कर लेना इसको, इससे क्या होगा, एक्टिनाइट्स कर लोगे तो सभी के बारे में बात हो जाएगी। ऐसे एक्टिनियम का केवल बात हो रहा था ना, सभी जितने भी थोरियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम जितने भी हैं सबके बारे में। उबलते जल में डालोगे तो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं, क्षार के साथ डालोगे तो कोई क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि खुद भी क्षारीय होते हैं ना। अम्ल के साथ डालोगे तो क्रिया करते हैं क्योंकि ये क्षारीय हैं तो अम्ल के साथ तो क्रिया करेंगे ही। नाइट्रिक अम्ल के साथ डालोगे तो एक लेयर बना लेते हैं ऊपर में प्रोटेक्टिंग, जिससे ये खराब नहीं होता, इसलिए नाइट्रिक अम्ल से रक्षा करता है ये। देखो यूरेनियम के बहुत सारे यौगिक ज्ञात हैं, यूरेनियम ऑक्साइड 2+, यूरेनियम डाइऑक्साइड 2+, MO2, MF4 इस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। इतना ज्यादा रासायनिक गुण इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये सभी दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इनका उतना ज्यादा अमाउंट ज्ञात भी नहीं है, और ज्ञात है भी तो उनका बहुत ज्यादा अभी
अध्ययन हुआ नहीं है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, इसलिए बहुत कम चीजें दी हुई हैं। इतने ही आप लोगों को पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है लेंथेनाइट संकुचन, उसको जरूर पढ़ें, असाइनमेंट में भी पूछ सकता है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करोगे तुम लोग बिल्कुल भी, ठीक है। चलो इतना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर